हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, जो नंबर सिस्टम में है, जो पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताए थे। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि विभाज्यता के बारे में, कि कौन संख्या किस संख्या से दी गई, अगर कोई संख्या है वो किस किस संख्या से भाग लग सकती है, जो कि सीटेट जुलाई 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक ये। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके मैथ्स पेपर 1 में। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। नंबर सिस्टम में है, मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताए थे 7 तक है, 7 से विभाज्यता का रूल। उसके आगे मैंने आज स्टार्ट कर रहे हैं 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 का कहता है कि 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि कोई भी संख्या 8 से, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसका जांच देखते हैं क्या नियम है। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो, या 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या कहता है 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उसका अंतिम 3 अंक इकाई से शुरू करेंगे, जैसे सपोज ले लिए 400, 400, तो कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पे 2 अंक, 1 अंक और ले लिए। ये क्या अंतिम 3 अंक अगर शून्य होगा तो ये पक्का क्या होगा, निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगी। या फिर क्या होगा कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, जैसे 3, 2, 8, 8। इसका अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम ये 3 अंक है, ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो निश्चित रूप से क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। उसी तरह 1, 0, 2, 2, 8, हम 8 ले लिए, ये भी क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। इस तरह से बहुत सारी संख्या हम कर सकते हैं। सपोज हम चेक कर रहे हैं अगर, तो 3, 2, 8, 8 है, तो इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। आप देखिए 8 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो लगेगा 8। देख लेते हैं, 8 दिया 24, यहाँ पे कितना होगा, 24 का भाग देते हैं, 2, 8, 8, 8 से भाग देते हैं तो 8 दिया 24, कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना आया 4 आया, फिर 8, 8 6 का 48, ये क्या हुआ 8 से भाग लग गया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। उसी तरह ये भी सेम है, तो ये भी अंतिम 3 अंक, उसी तरह हम भाग देंगे तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। भाग लगने के बाद हमको क्या होगा कि ये भी 8 से विभाजित होगा, ये भी हो जाएगा। अगर वो 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो निश्चित रूप से वो 8 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से 9 से विभाज्यता करो। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे हम सपोज 1, 2, 3, 4, यहां पे हम ऐसा करते हैं 1, 2, 3, 4, 8 ले लिया। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम 2, 0, 0, 3, 4। इस तरह से बहुत सारी संख्या हम ले सकते हैं। सपोज ये 8 से विभाजित है कि नहीं, जांच करने का तरीका यह है, इस सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। सबका जोड़ कीजिए, टोटल कितना होगा 9, 9 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 1 विभाजित हुआ, ये संख्या भी क्या होगा मेरा 9 से विभाजित होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 8 लिए, सबको जोड़िए, 8, 4, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 18, 18 9 से विभाजित होता है, तो ये भी संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित। जैसे देख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 8 बराबर कितना होगा, 18। 18 क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। अगर वो अंकों का योग, यही करा है, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, निश्चित रूप से वो संख्या 9 से विभाजित होगा। अगला करा 10 से विभाजित। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य होगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। जैसे 10 ले लिए, 10 10 से विभाजित होगा, 20, फिर उसके बाद लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 400 या 4000 लिख देते हैं। इस तरह से ये सारी संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। इस प्रकार से विभाज्यता का नियम है। फिर आगे बताते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है 10 के बाद 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता मतलब होता है कि 11 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। कहता है अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस करना दोनों के बीच में, माइनस, शून्य हो या 11 से विभाजित हो। यानी कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर जब करेंगे हम, तो या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक संख्या लिया 121,
ये हुआ विषम स्थान, ये हुआ सम स्थान। जैसे सपोज 1 2 3 इस तरह काउंटिंग करेंगे तो ये क्या हुआ, विषम सम विषम, इस तरह से स्थान हुआ। तो सम ये विषम स्थानों का कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान ये हुआ, दोनों के अंकों का योग कितना होगा 2, माइनस अंतर करना है सम स्थानों, सम क्या ये ना 1 2 3, ये सम स्थान हुआ। तो कहता है सम स्थानों के अंकों का योग, अंक दो क्या है, 2 ही है, या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित। 0 हुआ तो इसका मतलब 121 भी 11 से विभाजित होगी, हम जानते भी है 121 क्या होता है, 11 से विभाजित होता है। कैसे, 11 कम 11 क्या होगा, घटाने में 1, फिर 11 कम 11 0 कट गया। इसको भी देखिए, ये भी होगी, कैसी होगी, विषम स्थान, एक के अंतराल में होता है विषम स्थान, विषम सम विषम सम विषम सम। विषम स्थान कितना हो जाएगा योग 3 + 0 + 5, माइनस सम स्थान में क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 + 4। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 7 नहीं हो रहा है क्या, 5 3 8 हो रहा है ना। ये यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे फिर 4 कर देते हैं, क्या हो जाएगा विषम स्थान में हो जाएगा 3 + 0 + 5, 5 3 8, ठीक तो था, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 5 3 8, और यहाँ भी क्या हो गया 8, दोनों का अंतर क्या हुआ 0, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है 11 से विभाजित है। अगला देखिए इसको, ये क्या हुआ विषम विषम, विषम स्थान का अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 3 4 और 9 4 13, माइनस सम स्थान में देखिए 2, कितना हो गया 11, 11 क्या हो गया 11 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये भी संख्या मेरा 11 से विभाजित है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसी तरह एक नोट है, कहता है किसी संख्या का पुनरावृत्ति मतलब तो रिपीटिंग, रिपीट होना, सम में हो तो वे संख्या 11 से विभाजित। तो सम में मतलब ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि ये संख्या सम में 22 सम 44 सम, ये नहीं, सम मतलब होता है कि रिपीटिंग सम अंकों में हो। जैसे 3 3 3 3 लिए, कितना अंक है रिपीटिंग 4 अंक, 4 क्या हो सम, 33 क्या है सम में है, 66 क्या है सम में है, 44 अंक गिनना है, 1 अंक 2 अंक, तो ये क्या सम में, 2 अंक इसमें भी है सम में रिपीट, इसमें 4 अंक है तो रिपीट सम में, ये सारी संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सभी 11 से विभाजित है। इस प्रकार से मैंने 2 से शुरू किए थे 11 तक विभाज्यता का नियम बताया, उसके आगे फिर ये समाप्त हो गया विभाज्यता का नियम, इतना से ही सारे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर आगे भी 12 13 14 सब होती है, लेकिन इसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगी। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब नया एक पॉइंट आया है यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है कि योग प्रतिलोम, जिसको कहते हैं हम योग प्रतिलोम या योग व्युत्क्रम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। योग मतलब होता है एडिटिव, जोड़। कहता है कि वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो तब वह संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम। एक दूसरे, ये समझिए, एक दूसरे मतलब हुआ कि अगर वो पहला संख्या, अगर कोई संख्या है एक जैसे है, योग प्रतिलोम -1 का है तो -1 भी योग प्रतिलोम होगा 1 का, वही कहता है एक दूसरे का। जैसे एग्जांपल में लिखे 1 का योग प्रतिलोम -1 होगी। क्यों, हम बोले कि वह संख्या योग प्रतिलोम होता है जिसको आपस में जब जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए योगफल। जैसे 1 का -1 इसलिए होती है क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देखिए 1 को जब जोड़ेंगे 1 प्लस यानी 1 प्लस फिर यहाँ पे -1 रहेगा, तो 1 हम जानते हैं कि प्लस और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है इसके बीच में गुना, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, क्या आया 0। तो वही तो कहता है योग प्रतिलोम उसको कहते हैं, वैसी संख्या कहते हैं जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, योगफल 0 आना चाहिए, शून्य। तो एक दूसरे का, अब 1 का योग प्रतिलोम -1 है तो -1 का अगर योग प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या होगा 1 होगा। जैसे यहाँ पे 2 का योग प्रतिलोम क्या होगा -2 होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 + -2 बराबर 2 - 2 बराबर 0। अब पूछेंगे यहाँ पे -2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 होगी। सॉरी -2 का यहाँ पे प्लस होता ना, -2 था यहाँ, सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्ट रह जाता, -2 + 2 बराबर यहाँ पे हो जाता 0। फिर 1/2 का योग प्रतिलोम हो जाएगा -1/2 होगी, क्योंकि 1/2 प्लस जोड़ मेरा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस गुना माइनस -1/2 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा है, स्टार मारे हैं 0। शून्य का योग प्रतिलोम क्या होगा, शून्य का योग प्रतिलोम शून्य ही होगी, क्योंकि 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 शून्य प्लस शून्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा।
इसलिए शून्य ही करेंगे तभी शून्य आएगा, इसके अलावा कुछ और करेंगे तो नहीं आएगा शून्य। इसलिए शून्य का योग प्रतिलोम शून्य होगा, -1 का योग प्रतिलोम 1 होगा, +1 का योग प्रतिलोम -1 होगा। जस्ट उसका देखिए एक नोट लिखा है यहाँ पे, समझिए। कोई संख्या ए है, मतलब ए क्या है, प्लस में है, योग प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, -1 होगी। बात समझे? अगर ए कोई संख्या तो इसका योग प्रतिलोम -1 होगी। अगर यहाँ ए है तो -a होगी, यहाँ पे अगर -a होती तो यहाँ पे +a होती। दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव होना चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यदि दो संख्या का गुणनफल 1 हो, वह संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। दो संख्या को गुना करेंगे, अगर गुना करने के बाद गुणनफल जो होगा, रिजल्ट अगर 1 आ गया तो वह संख्या क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा, क्योंकि 1 को गुना करेंगे 1 से तभी 1 आएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते थे हम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/2 आता। क्योंकि क्या लिखते हैं, 2 गुना 1/2 करेंगे तभी 1 आएगा। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल मिटा बताते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3 होगा। क्योंकि 3 गुना 1/3 करेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा। यह तो गुणनफल जिनका 1 होना चाहिए। जैसे दूसरा नंबर लिख देंगे, -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4 का हो जाएगा -1/4। तब ना इसको हम गुना करेंगे, -4 गुना -1/4 तो गुना होकर 1 आएगा। फिर यहाँ पे हम करते हैं शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे, शून्य का गुणा, इसको रहने देते हैं, एक नोट लिखाते हैं पहले। नोट, कोई संख्या कहता है, कोई संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगी, समझे, 1/a होगी। बट क्या होना चाहिए, a बराबर नॉट 0। इससे मुझे ये पता चला कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगी, समझे। शून्य का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो शून्य गुना 1/0 करना पड़ेगा, क्योंकि a का गुणात्मक 1/a है। आप जानते हैं शून्य गुना 1/0 जो होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझे, ये डिफाइन ही नहीं है। शून्य गुना इन्फिनिटिव ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, आगे बताएंगे, ये डिफाइन ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ तक ये हो गया खत्म, उसके आगे बताते हैं। तो देखिए एक टॉपिक है, ये रह गया था, इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू ऑफ रियल नंबर। कोई रियल नंबर 2 4 5 है, इसका जो रियल एब्सोल्यूट वैल्यू होता है क्या होता है उसके बीच में। जैसे सपोज एक होता है, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस, मतलब मोड x बराबर होती है x यदि x ग्रेटर देन 0 मतलब x क्या हो, 0 से बड़ा, 0 होगा यदि x बराबर 0, -x होगी यदि x लेस देन 0। इसका एग्जांपल सपोज हम जैसे कि 3 का मॉडुलस अगर निकालेंगे 3 होगी, उसके बाद 2 नंबर कर सकते हैं, -3 का मॉडुलस जो निकालेंगे वो हमेशा 3 होगा। नहीं, नेगेटिव जब हम रियल नंबर में जब बाहर करते हैं मोड से, इसको मोड से, तो क्या होता है, प्लस में आ जाता है। 3 नंबर जैसे कि 0 क्या है, न ऋणात्मक न धनात्मक, ये 0 ही रहेगा। 4 नंबर जैसे लिखेंगे, -5 का मॉडुलस 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह 6 नंबर देंगे, 10 का मॉडुलस प्लस का प्लस ही रह जाएगा, सिर्फ ऋणात्मक का हम क्या करेंगे, धनात्मक कर देंगे, -11 के 11 डॉट डॉट। इस प्रकार से यही है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ मॉडुलस लगाने का तरीका बताया आपको, ठीक है। इसके अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि वर्गमूल, जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। कुछ नंबरों का हमें एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कोई वर्गमूल को याद रखना पड़ेगा, ध्यान। और ये 2 4 बार लिखने के बाद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई रखने की जरूरत नहीं। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होती है, 2 का वर्गमूल जब करते हैं तो इसका होता है 1.414, 3 का होता है 1.732, 3 का क्या होता है 1.732, और 4 का वर्गमूल होती है 2, 5 का होता है 2.236,
6 का होती है 2.449, 7 का होती है 2.645, 8 का होती है 2.828 और 9 का होती है 3, 10 का होता है 3.162। इस प्रकार से इधर वर्गमूल है। फिर 16 का वर्गमूल 4 होती है, 25 का 5 होगी, 36 का 6 होगी, 49 का 7 होगी, फिर उसके बाद क्या है 64 का 8 होगी। अब इसका उल्टा वर्गमूल का अगर यहाँ पे सपोज ये वर्ग है, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। जैसे a का रूट है और इसको स्क्वायर करने के बाद a हो जाता है। क्यों कि a का वर्ग मतलब होता है रूट मतलब 1/2 और इसका पावर है, तो दो दो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर 16 का वर्गमूल 4 हो रही है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको बताएंगे इसके बाद 81 का 9, फिर यहाँ 100 का 10, फिर 121 का 11, फिर इसका हो जाएगा 12, फिर 169 का 13, फिर 196 का 14, फिर 225 का हो जाएगा 15, फिर 256 का हो जाएगा 16, फिर 269 का 17, फिर 324 का 18, फिर 361 का हो जाएगा 19, फिर 400 का 20, फिर 441 का 21, 484 का 22, वर्गमूल ऑफ 529 का हो जाएगा 23, वर्गमूल ऑफ 576 का 24, फिर वर्गमूल ऑफ 625 का 25। देखिए यहां तक तो एकदम सिंपल है कि 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसका वर्गमूल 5। इधर याद करने का देखिए क्या तरीका है कि 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 का हो जाएगा 1.414, रूट 3 का 1.732, फिर 4 का रूट होता है 2, फिर 5 का देखिए यहाँ पे पकड़िए 5 का रूट होगा 2.236। जैसे 6 का आएंगे हम 2 पॉइंट तो रहेगा, यहाँ पे 2 है 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 था यहाँ 4 हो जाएगा 449, फिर 7 का जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ 4 था यहाँ 6 हो जाएगा 2.645, फिर यहाँ पे 8 का जब आएंगे यहाँ 6 था फिर बढ़ जाएगा 2.828। इस प्रकार से हम वर्गमूल ये 3 को ध्यान में रखेंगे। फिर रूट 9 का हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से वर्गमूल है। आते हैं इसका वर्ग बताते हैं। चलिए अब देखिए अभी बताया था आपको वर्गमूल, अब है वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है कोई भी संख्या a दिया हुआ है, जैसे a स्क्वायर मतलब a पर पावर 2, उसको लिखते हैं a गुना a, मतलब a 2 बार, मतलब पावर अगर 2 है तो इसका मतलब a 2 बार मल्टीपल गुना है। जैसे 1 स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 2, फिर 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 गुना 2 बराबर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर उसी तरह 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 100, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है आपको समझ में आ गया। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर 256, 16 स्क्वायर मतलब 16 गुना 16, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 22 गुना 22 करेंगे 484, 23 का हो जाएगा 529 मतलब 23 गुना 23, 24 का हो जाएगा 576, 25 का हो जाएगा 625, 25 गुना 25 625, 26 का हो जाएगा 676, 27 का हो जाएगा 729, 28 का हो जाएगा 784, 29 का हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। 29 का चेक कर लीजिए यहाँ पे 9 गुना 9 में 81, 9 गुना 18, 18 8 26, 9 गुना 18, 9 गुना 4 1 5 1 8 8 4 4 5 7 8 847। ठीक है, इस प्रकार से 30 तक के पहाड़ों का याद आपको वर्ग होना चाहिए। अगर इतना 30 तक अगर आपको कम से कम 30 तक याद रहेगा, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत टाइम टेकन नहीं होगा, बहुत जल्दी कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर आगे। देखिए अगला टॉपिक है रोमन नंबर। पॉइंट है क्या रोमन नंबर, जिसको कहते हैं रोमन संख्या। ये रोमानियों से लिया गया है, रोमन वासी आए थे हजारों साल पहले, वहीं से स्टार्ट हुआ है रोमन लेटर। जैसे 1 2 3 4 ये हम लिखते हैं, जनरल जो लिखते हैं, इसी को हम रोमन में कैसे लिखेंगे उसके बारे में सीखेंगे। जैसे अभी हम जैसे क्लास ये 10th हो गया रोमन में, 10 को लिखते हैं रोमन में इस तरह 10th।
तो यहाँ पे कहता है कि किसी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जाता। रोमन में कोई भी संकेत को 3 बार, जैसे कि यहाँ इसमें हम लिख देते हैं 4 4 4, कितना 4444, तो रोमन में इतना नहीं लिख सकते, रिपीट हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर सकते हैं। जैसे कि हम ये 5 को लिखना तो रोमन में लिखते हैं इस प्रकार से 5, फिर 10 को लिखना तो रोमन में लिखते हैं इस प्रकार से 10, फिर 20 को लिखना तो रोमन में 2 बार इसको कर देंगे, 20 हो गया, इस प्रकार से 2 बार किए 20। फिर 30 को लिखेंगे तो रोमन में 30 लिखेंगे तो 3 बार लिखेंगे। लेकिन वही अगर 40 लिखना है तो हम रोमन में इस प्रकार से 4 बार नहीं कर सकते हैं, 3 बार ही लेना पड़ेगा। 40 लिखने के लिए पर हमको दूसरा मेथड आना पड़ेगा, जो कि 40 का मेरा अलग एक मेथड होती है, उसको हम बताएंगे बाद में, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे एल मतलब होता है 50, उससे हम यहाँ पे एक्स कम कर देंगे, ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से आगे है, यदि किसी संकेत के ऊपर एक लकीर मतलब एक लकीर बार खींच दी जाए तो संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे ये क्या है 5 है, क्या है 5 है, अगर इस 5 पे ऐसे हम खींच देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 1000, 1000 इसका मान बढ़ जाता है, यानी 5000। जैसे 10 है, इस पे इस प्रकार खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, मान इसका बढ़ जाएगा 10 गुना 1000, यानी हो गया 10,000। हम इस प्रकार से ऊपर देंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, अगर ऊपर नीचे बढ़ा दिया तो वही 10 ही रहा। फिर अगला है कि यदि कोई संख्या छोटी संकेत बड़े संकेत, कहता है कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत की बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाने पर प्राप्त होते। जैसे 4, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक पेन से, जैसे हम लिखे सपोज 4 लिखे, या ऐसे रहने देते सिंपल 4 लिखे। कहता है यदि कोई छोटी संकेत बड़े संकेत से, ये 1 है, ये 5 है, बड़ा है ये, तो छोटी संकेत किधर है, बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। कहता है कि छोटी संकेत बड़े संकेत की बाईं ओर हो तो बड़े संकेत को छोटी संकेत के मान को घटाने पर प्राप्त होती है, यानी कि 5 माइनस 1 जब करेंगे तो 4 आएगा। यही तो रोमन में ये 4 है, इसको क्या बोलते हैं रोमन में 4। जैसे हम इसको 9 को लिए तो ये क्या है 10 है, 10 माइनस 1, छोटी संकेत 1 है, 9 आया, यही तो रोमन में है, इसको 9 बोलते हैं रोमन में, इसको क्या बोलते हैं 9 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं। उसी का यहाँ पे एग्जांपल है, यदि कोई छोटी संकेत बड़े संकेत के ठीक दाईं ओर हो, वहां बाईं तो यहाँ दाईं ओर हो, तो बड़े संकेत को छोटी संकेत के मान में जोड़ने पे प्राप्त होती है। जैसे क्या लिखे हम यहाँ पे, जैसे कि 6 लिखे तो बड़े संकेत कहाँ है, बाईं है, छोटे संकेत कहाँ है, दाईं ओर, यानी कहता छोटे संकेत बाईं संकेत की दाईं ओर हो तो दाईं ओर में है, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 बड़े संकेत प्लस 1 बराबर क्या होगा 6, यही तो 6 तो ही है, क्या है 6। उसी प्रकार अगर हम इसको लिख देंगे 11 तो क्या हुआ यहाँ पे कि 10 प्लस 1 बराबर 11। इस प्रकार से ये रोमन का कुछ प्रॉपर्टीज है लिखने का, कि 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं एक अंक। फिर अगर ऊपर में लकीर दे दिया 10 गुना 1000 गुना बढ़ गया, फिर ये किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखने का तरीका रूल है, कुछ अंक हम लिखते हैं। अब देखिए रोमन का एक टेबल बना है, रोमन 1 संख्या कैसे लिखा जाए। जैसे 1 को लिखेंगे रोमन में इस प्रकार से लिखेंगे, 2 को लिखेंगे इस प्रकार से, 3 को लिखेंगे इस प्रकार से, या इसको हटा देते ऊपर वाले, फिर कंफ्यूज होइएगा। 4 को लिखेंगे इस प्रकार से, 5 को करेंगे इस प्रकार से, 6 क्या हो जाएगा 7, फिर क्या होगा 8, फिर क्या 9 को 10 और बाईं तरफ 1 दे देंगे तो 10 में 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 9, फिर ये क्या हो जाएगा 10, फिर 1 इधर 1 दिए 10 1 11, फिर 10 2 12, फिर हो जाएगा 10 3 13, फिर हो जाएगा 10 4 देना है यहाँ पे, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, 10 4 14, फिर 10 5 15, फिर यहाँ जाएगा 10 6 16, 10 7 17, फिर यहाँ हो जाएगा 10 8 18 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ 9 कर देंगे 19 हो जाएगा, फिर ये हो गया 20। फिर आप 30 जब करेंगे तो हमको लिखेंगे 3 बार x, 30 हो गया। 40 में 4 बार नहीं कर देंगे, चूंकि मैक्सिमम हम 30 यहाँ 4 बार नहीं करेंगे, इसको करेंगे 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे l और यहाँ पे 10 घटा देंगे। l मतलब होता है 50 और बाएं साइड लेफ्ट साइड जितना अंक रहता है वो घट जाता है 50, ये हो जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 40। फिर ये हो जाएगा l 50, फिर ये हो जाएगा l 10 मतलब 50 10 60, फिर हो जाएगा 60 50 20 70, फिर हो जाएगा 50 30 80। फिर हम बोलेंगे 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना। अब हम जानते हैं c होता है 100
इसमें से 10 हम कम कर देंगे, क्या हो गया 90। इस प्रकार से सब में लगा देते हैं। सोचेगा फिर ये माइनस लगा हुआ है, कुछ ये भी सोच लेंगे कि माइनस लगा हुआ है, इसलिए सब ये क्या है तीर है। फिर यहाँ पे देखिए 100C मतलब 100, फिर 200 मतलब क्या होगा 2C, 200, 300 मतलब 3C। अब 3C से मतलब 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। फिर 400 को मतलब 500 का होता है D, तो इधर लिख देंगे C, तो CD हो गया 400, फिर हो गया D, फिर 600 का हो जाएगा DC, फिर 700 का हो जाएगा DCC, फिर 800 का हो जाएगा DCCC, फिर 900 का क्या होता है M मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे एक C इधर जाएगा, CM हो जाएगा। अब CM मतलब वो नहीं कि जो प्रदेश का CM होता है मुख्यमंत्री, ये हो जाएगा M 1000। अब यहाँ पे क्या है इकाई दाएं से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको लिख सकते हैं 1000 गुना 1000, 3 शून्य 3 शून्य, यहाँ भी है ना 6 शून्य, तो इसको हम कैसे लिखेंगे M मतलब 1000 बार कर देंगे तो क्या होता है 1000 गुना, तो M बार। इस प्रकार से हम रोमन का कुछ अंक बताएं। यहाँ तक आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज हमने बताए, इसके आगे हम बताएंगे कि कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या का जोड़ कैसे निकाला जाता है, सम संख्या का जोड़ कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।